सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। एक ओंकार। एक बच्चे ने काफी लंबी चौड़ी बात लिखी, जरा दिखाएं तो सही क्या लिखा। चलिए ठीक है, आगे देखना किसी और बच्चे ने। बहुत अच्छे इंसान है। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। चलिए चलिए सभी को एक बार फिर से नमस्कार। सभी के बहुत अच्छे इंसान है, सभी लोग एक्टिव हैं। सारे के सारे शिकारी। क्या मेरी आवाज ठीक है? क्या लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग जेंटलमैन। चलिए दोस्तों, ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत को रोकते हैं और अपनी काम की बात पर फोकस करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपने पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हम लोग वोकेबलरी के सेशन पर काम करते हैं और उसके बाद अपनी कहानी को लेकर चलते हैं आगे। हमारे सामने हर दिन के 25 वर्ड्स, जैसा मेरा एक छोटा सा वायदा है, चीजों को बड़े अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर चलेंगे। 25 शब्दों का आइए डे नंबर 2 शुरू करते हैं। हमारे सामने 5 शब्द आ रहे हैं, वही प्रोसेस मैं इनको समझाऊंगा, मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम कहानी को आगे धीरे धीरे चीजों के साथ जोड़ने की काम करेंगे। हमारे सामने लिखे हुए ये 5 शब्द हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द आता है बच्चों रेमिस। क्या लिखा? रेमिस। रेमिस शब्द बेसिकली आता है एक दूसरे शब्द से निकलकर, जिससे आते हैं हम रेमिट। रेमिट की अगर हम बात करते हैं तो रेमिट का मतलब होता है माफ करना। और माफ आप तब करते हैं जब किसी ने कोई खता की हो, जिसने कोई गुस्ताखी की हो। और रेमिस इसी से बना एक एडजेक्टिव है, जिसे नाउन है, जिसे हम कहते हैं केयरलेस, जो इंसान लापरवाह होता है। नंबर 2 पर लिखा है रिमनस्ट्रेट। रिमनस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो रिमनस्ट्रेट का मतलब होता है जब आप प्रोटेस्ट करते हैं किसी के सामने। प्रोटेस्ट करने का मतलब हमें समझ आता है जब आप किसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। रिमनस्ट्रेट। रिमनस्ट्रेट का ठीक ऑपोजिट निकलता है, जिसे हम शायद पढ़कर भी आए हैं प्रोनाउन में, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना। ठीक है बच्चों, अगला एक शब्द लिखा है हमारे सामने, जिसे हमने कहा रेंड। रेंड का अर्थ होता है जब हम किसी चीज को यूं फाड़कर 2 हिस्सों में अलग फेंक देते हैं। टीयर अपार्ट, स्प्लिट, जब हम 2 अलग हिस्सों में फाड़ देते हैं, इसे हम कहते हैं REND, रेंड। अगला एक शब्द लिखा है सिमुलेट। सिमुलेट की अगर हम बात करते हैं तो सिमुलेट का अर्थ होता है बच्चों रोल प्ले। रोल प्ले का अर्थ होता है जब आप किसी और के स्थान पर काम करने का कोशिश करते हैं। बचपन में हम लोग छोटे मोटे नाटकों का हिस्सा हम लोग बनते थे, और उस नाटकबाजी के हिस्से में अगर हम कहें तो उनका जब हम पार्टिसिपेट करते थे, तो जैसे हम कभी, मैं पेड़ बनता था, मेरा दोस्त पक्षी बनता था, तो आपस में कॉन्वर्सेशन करते थे, इसे हम कहते हैं रूपांतरण, रोल प्ले। इसी को अगर शब्द कहें तो सिमुलेट। आप पबजी खेलते हैं, वो भी आपका सिमुलेशन है। सिमुलेशन, प्लेयर कोई और है लेकिन जो एक्टिविटी आप करते हैं वो प्लेयर वो परफॉर्म करता है। GTA वाई सिटी, ये सिमुलेशन है। सिमुलेशन का मतलब जो प्लेयर है वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, सिमुलेशन। प्रिटेंड, दिखावा करना, रोल प्ले करना। एंटीथीसिस, बड़ा प्यारा शब्द है बच्चों, एंटी और इसी के साथ जुड़ा है थीसिस। थीसिस की अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट, और एंटी का मतलब हमें समझ में आता है
ऑपोजिट, यानी कि जिसका अर्थ ऑपोजिट हो, दो कॉन्ट्रडिक्शन कही जाने वाली बातें, स्टेटमेंट एक साथ रख दी जाएं, ठीक है, एंटीथीसिस कहलाता है। पांचों शब्दों को मैं बोलूंगा, आप इनके लिखे हुए मीनिंग के साथ इनको मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। मैं शब्द बोलूंगा, आप मीनिंग बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सफरनामा, रेमिस, रिमनस्ट्रेट, रेंड, सिमुलेट, एंटीथीसिस। चलिए दोस्तों अगले शब्दों से मिलते हैं। शब्द नंबर 6 आपके समक्ष पेश किया जाए। शब्द संख्या 6 आपके सामने आई, जिसे हम सबसे पहले पढ़ें तो क्रिवाइस। क्रिवाइस का अर्थ होता है फिशर, ये एक तरह की बीमारी होती है। नंबर 7 पर लिखा है पोर्टली। जब पोर्टली की हम बात करते हैं तो पोर्टली पोर्ट शब्द से बना है, और पोर्ट आपकी फोन की चार्जर के लिए अलग अलग पोर्ट लगाए जाते हैं। फिलहाल पोर्टली का अर्थ होता है प्लम्प, मोटा, गुद्देदार, ठीक है, फूला हुआ। पोर्टेबल, ये बड़ा प्यारा शब्द है, इसे हम कहते हैं ड्रिंकेबल, पेय जल। आप लोग कहीं ना कहीं जब प्यासे होते हैं तो आप तलाशते हैं ड्रिंकिंग वाटर। ग्रामेटिकली ड्रिंकिंग वाटर कहना ठीक नहीं होता, इसे हम कहते हैं ड्रिंकेबल वाटर। ग्रामेटिकली शब्द होता है ड्रिंकेबल वाटर, वो पानी जिसे पिया जा सके, उसी को हम पोर्टेबल कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है आप लोगों के लिए। नंबर 9 पर आपके सामने एक शब्द है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब होता है तुच्छ या फिर बातूनी, तुच्छ या बातूनी, जो बहुत बातें करता है। फ्लिपेंसी इसी से निकला एक नाउन है, जिसका अर्थ होता है वो इंसान इर्रेवरेंट, यानी कि जो अनादर करता है। कोई इंसान लगातार बोलता रहे किसी के सामने तो वो उस इंसान का अपमान है, उस इंसान की बेइज्जती है, ये उसका अर्थ तैयार हुआ। तो इन 6 शब्दों को मेरे साथ ऊंची आवाज में मैं शब्द बोलूंगा, आप अर्थ बोलेंगे अपने घर से। क्रिवाइस, पोर्टली, पोर्टेबल, फ्लिपेंट, फ्लिपेंसी। चलिए दोस्तों अगले 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं, और शब्द नंबर 11 लिखा है, बड़ा प्यारा शब्द है, इससे जुड़ा एक शब्द मैं और भी आपके सामने रखूंगा। इस शब्द को समझने की कोशिश करें, इस शब्द को समझने की कोशिश करें। एक शब्द मैंने आपके लिए लिखा साइन डाई। साइन डाई की अगर हम बात करते हैं तो इस शब्द का अर्थ होता है अनंत काल तक। जैसे आप कभी कभी किसी इंसान के सामने नहीं कहते कि मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। साइन डाई। अब साइन का इसी से मिलता जुलता शब्द है। जब साइन क्विनन हम बात करते हैं, साइन क्विनन अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब एक महत्वपूर्ण वस्तु या कोई ऐसी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 12 पर आए, चार्म। चार्म नाउन की तरह जब यूज होता है तो इसका हम अर्थ निकालते हैं आकर्षण। क्या कहते हैं? आकर्षण, ठीक है। जैसे एक गाना सुना था हमने कई साल पहले, बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा, पर शुक्र है मैं दूर हूं आपसे। चार्म का अर्थ होता है अट्रैक्टिवनेस, पावर ऑफ प्लीजिंग, एक ऐसा आकर्षण। चार्म अगर वर्ब की तरह हम यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है जब आप किसी को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना जी। होता है, कई शिकारी लोग होते हैं जो आकर्षित करते हैं दूसरों को। और बेबी क्या हाल है, छिछोरापन। खैर 12 और 13 दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अलग अलग है। नंबर 14 पर आए लेडीज एंड जेंटलमैन, लिखा है एड्यूस। एड्यूस का अर्थ होता है साइट, क्योट, जिसे हम कहते हैं वर्णन करना या जिक्र करना। क्रॉचे, मेरे शब्द बिल्कुल अलग होंगे और इन शब्दों के अलग होने की खास वजह यही है कि एग्जामिनेशन लगातार आप लोगों के सामने बिल्कुल डिफिकल्ट वर्ड्स लेकर चलता है। जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहे हैं सभी शब्द बिल्कुल अलग कैटेगरी से हैं। मुश्किल इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि अगर ध्यान से नहीं समझते हैं, लेटेस्ट वोकैबुलरी है, पुरानी चीजों के साथ उलझे ना। हमारे सामने लिखा है क्रॉचे। क्रॉचे की अगर हम बात करते हैं, क्रॉचे इसका अर्थ हुआ एक्सेंट्रिक, विम्सिकल। इसको अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह देखें तो ये हुआ अ पर्सन विद अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक ऐसा इंसान जिसका बिहेवियर बिल्कुल आपके अनुसार नहीं है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसका व्यवहार बिल्कुल अद्भुत हो, पता नहीं वो क्या कर बैठे, क्या बोल बैठे, वियर्ड हम इसी को कहते हैं। क्रॉचिची। एक बार मेरे साथ मिलकर क्या इन 5 शब्दों को बोलने की कोशिश करें। सबसे पहले साइन क्यूनॉन,
शाबाश। चार्म नाउन की तरह, चार्म वर्ब की तरह, एड्यूस, क्रॉचिटी। शाबाश। अगले 5 शब्द आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं, बड़े ध्यान से देखें और समझने का काम करेंगे मेरे साथ। सबसे पहला शब्द पेश हुआ क्रक्स। क्या लिखा? क्रक्स। क्रक्स हम कहने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी प्रॉब्लम का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट या द मोस्ट वाइटल पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम और इशू। समस्या का जो मुख्य, समस्या का जो मुख्य हिस्सा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने समझा क्रिप्टिक। क्रिप्टिक को हम हिंदी में कहते हैं रहस्यमयी। क्रिप्टिक हम कहते हैं रहस्यमयी। इस सृष्टि में कहीं पर भी एलियंस हैं, ये क्रिप्टिक स्टेटमेंट है। क्रिप्टिक हम उसे भी कहते हैं जिसको हम डिकोड ना कर पाए, जिसे हम समझ ना पाए। हड़प्पा सिविलाइजेशन के आसपास या पाषाण युग की अगर मैं बात करता हूं तो पाषाण युग में लोग गुफाओं में रहते थे, वहां कुछ उन्होंने चित्रकारी की, उन्होंने वहां कुछ सिंबल्स बनाए, वो क्रिप्टिक हैं, मिस्टीरियस हैं, पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने क्या लिख डाला। सेम्बलेंस, सेम्बलेंस हम कहते हैं अपीयरेंस का। जैसे अगर मैं कहूं किसी इंसान का चेहरा किसी से मिलता है तो सेम्बलेंस शब्द के आधार पर हम उसके अपीयरेंस की बात करते हैं। नंबर 19 पर आया मुनिफिसेंट। मुनिफिसेंट हम कहते हैं बाउंटीफुल, जेनरस। इसका एक और सिनोनिम लिख लीजिएगा, कंपैशनेट। कंपैशनेट अगर हम कहना चाहें, इसी से एक और शब्द निकलता है जिसे हम कहते हैं काइंड। काइंड दयालु, जो दूसरों के दुख के प्रति एक अच्छी भावना रखता है। नंबर 20 पर आता है म्यूज, चिंतन करना, मेडिटेट, पॉन्डर, विचार करना। ठीक है, मेरे सामने 5 शब्द हैं मेरे दोस्तों, इन 5 शब्दों को मैं बोलूंगा, इनकी मीनिंग आप अपने घर बैठे ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करें। सबसे पहले क्रक्स, क्रिप्टिक, सेम्बलेंस, म्यूनिफिसेंट, म्यूज। बिल्कुल ठीक कहा। चलिए अगले 5 शब्दों पर काम करते हैं, ये आखिरी 5 शब्द होंगे हमारे, इसके बाद कहानी लेके चलेंगे हम अपनी पिछली क्लास से आगे। सबसे पहला शब्द आता है कॉन्कॉमिटेंट। इसका अर्थ हुआ कंटेम्परेरी, समसामयिक। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे समसामयिक हैं। मैं गांधी जी की बात करूं तो वो मेरे दादाजी के कंटेम्परेरी थे। मैं अगर राजीव गांधी की बात करूं तो वो मेरे पिताजी के कंटेम्परेरी रहे। तो कंटेम्परेरी का अर्थ समसामयिक, किसी एक पर्टिकुलर समय से संबंधित, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइम, समसामयिक कंटेम्परेरी कहलाता है। कॉन्कॉक्ट, कॉन्कॉक्ट का अर्थ होता है मनगढ़ंत रचना या मनगढ़ंत कहानी बनाना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए रात के 2 बजे हैं और रात के 2 बजे आप अपने फोन में लगे हुए, अचानक से आपके कमरे में पापा आते हैं। पापा आते ही आपसे पूछा, ओए क्या कर रहा है? आप कहते नहीं पापा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं तो टॉयलेट करने के लिए उठा था। एकदम से पापा कहते रही फोन की रोशनी कैसे होने बे? आप कहते नहीं पापा वो तो वैसे ही जो है वैसे ही बस। तो फिर आप कहते ये बदतमीजी की बात क्या है, ये फोन किस लिए, कहाँ किससे बात कर रहा था तू ये बता। आपने कहा पापा मैं तो कस्टमर केयर के पास फोन कर रहा था। किस लिए? मैं तो इंटरनेट नहीं चल रहा था। बेटा इंटरनेट का रात को 2 बजे क्या काम है? शिकारी हो, सुधर जाओ। तो इस तरह की मैं एक छोटी सी बकवास से आप लोगों को शब्दों का यूसेज समझा रहा हूं। शब्दों को रटने की जरूरत नहीं, शब्दों को अलग अलग सिचुएशंस में जोड़ते चले जाओ, याद हो जाते हैं। कॉन्कॉक्ट का अर्थ होता है जब आप किसी चीज का षड्यंत्र रचते हो, मनगढ़ंत बकवास तैयार करते हो, मनगढ़ंत कोई कहानी तैयार करते हो। नंबर 23 आता है कंसीड। कंसीड का अर्थ होता है टू एडमिट, किसी चीज को स्वीकार करना या किसी को आज्ञा देना। नंबर 24 पर आता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेज। कॉर्टेज की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्टेज एक बड़ा प्यारा शब्द है जिसका अर्थ होता है एक, जैसे आपने देखा होगा कि किसी इंसान की अंतिम शव यात्रा जब होती है तो शव यात्रा होते वक्त बहुत सारे लोग पीछे पीछे चलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, ऐसा जो वो लोग जो चलते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्टेज। नंबर 25 पर आता है कॉर्टेज, बार बार आता है ये शब्द, अभी लेटेस्ट में काफी सारे हमारे काफी सारे इन्फ्लुएंशियल लोग इस धरती से गए हैं। लेटेस्ट में आपने सुना होगा राम जेठमलानी साहब एक्सपायर हुए हैं। नंबर 25 पर आता है एक बड़ा प्यारा शब्द जिसे हम कहते हैं प्रोटेंसिव। प्रोटेंसिव का अर्थ होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, जब कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं तो जो चीज लगातार चलती है। चलिए मेरे दोस्तों इन 5 शब्दों को मेरे साथ ऊंची आवाज में घर पर बोलने की कोशिश करें। कॉन्कॉमिटेंट मीनिंग बताएं, शाबाश। कॉन्कॉक्ट, शाबाश। कंसीड, कॉर्टेज,
प्रोटेंसिव। शाबाश दोस्तों, तो ये सभी के सभी 25 शब्द हैं, इनको आराम से घर पर लिखें, रिवाइज करें। अब मैं कहानी को लेकर चलता हूं एडजेक्टिव्स के अपने लेवल पर। दोस्तों पिछली क्लास तक हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के बारे में समझने का काम किया था और एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने एंड का फंक्शन समझा था। ठीक है दोस्तों, अरे मेरे क्वेश्चन, मेरी वोकैब अभी तक गई नहीं है, भेज देता इनको। तो हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी पिछली क्लास में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से संबंधित सवाल, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का लॉजिक हमने लास्ट की क्लासेस में क्या तैयार किया। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है, सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरिजन, पॉजेसिव केस के कंपैरिजन कैसे कैसे होते हैं कि अगर एक ही चीज है तो हम कैसे मेंटेन करते हैं, और एक से ज्यादा पोजेशन चीजों का कंपैरिजन मेंटेन कैसे होता है। इससे आगे हम लोग जब चले तो हम लोगों ने एक अगली चीज को समझने का काम किया, और वो डिस्कशन हमारा था जी सुपरफ्लॉस, एक्सेप्शन, ये सारे शब्द हम लोगों ने समझे। उसके बाद हम लोगों ने समझने का काम किया पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। उसके बाद हम लोगों ने एक बैलेंस मेंटेन करना सीखा कि एंड लगाने की वजह से दो कंजंक्शंस या दो एंड लगाने की वजह से दो कंपैरेटिव डिग्रीज किस तरीके से बैलेंस बनाती हैं। ये पिछली क्लास की हमारी बातचीत रही। आइए दोस्तों, थोड़ा सा मैं चीज़ों को लेकर चलना चाहूँगा आगे, और एक अगली डिस्कशन पर काम करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से एक बहुत प्यारा सवाल आता है, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, समझें, फिर इनको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ एक सवाल तेरे लिए। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। अगर हम इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देखें तो एक बड़ी प्यारी चीज समझ आती है। इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस में एक छोटा सा नियम काम करता है, और इस नियम को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो इसे हम कहते हैं बच्चों सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। अब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन का अर्थ क्या है, इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम कभी कभी शॉपिंग करने जाते हैं, तो जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमारे सामने, जब भी हम कोई, मान लीजिए अगर हम शर्ट खरीदने जा रहे हैं, तो शर्ट खरीदते वक्त हमारे सामने जो भी शर्ट्स की लिस्ट या जो भी शर्ट्स का डिस्प्ले होता है, हम उसे खरीदने से पहले हम उसके बीच एक कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन किस बात का हुआ, या तो हम उनके फैब्रिक का कंपैरिजन, उनकी फिट का कंपैरिजन, उनके ब्रांड का कंपैरिजन, प्राइस का कंपैरिजन, हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। और इसी नियम को हम कहते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। जब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की हम बात करते हैं तो दो तरीके से इस बात को अप्रोच किया जाता है। अगर कंपैरिजन हम दो के बीच कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, लेकिन इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज
नहीं करते, इसी के जगह टू का यूज नहीं करते, इसी की जगह हम लोग इन का यूज नहीं करते, कभी कभी लिखा मिलता है बिटवीन का यूज नहीं करते, लिखा मिलता है अमंग का यूज नहीं करते। ऐसे किसी भी शब्द का हम लोग यूज नहीं करते। जब कंपैरिजन की बात इस सिलसिले में आती है तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोग एक ही प्रेपोजिशन को प्रेफर करते हैं और वो है ऑफ। और इसमें कंपैरेटिव डिग्री होने का मतलब जब कंपैरिजन की संख्या दो की हो। लेकिन याद रखें जब दो में से हम किसी एक को चुनते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री भी हमारे साथ आर्टिकल द का यूज करना सिखाती है। लेकिन अगर मान लो यही संख्या हमारे पास दो से ज्यादा हो जाए, यही संख्या जब हमारे पास दो से ज्यादा हो जाए तो भैया आप लोग समझ ही गए हैं, दूसरा रास्ता खुल जाएगा। और दूसरा रास्ता हुआ द लगाकर हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन पर आज लिखा है हमारे सामने इन द टू सिस्टर्स। भैया जब दो बहनों की बात है तो इन हटाया और हमने चुना ऑफ। द टू सिस्टर्स रानी टॉल, ना जी ना, इसे भी हमें ठीक करना होगा और हम लोगों ने लिखा द और उसके बाद लिखा टॉलर। अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो बहनें हैं, एक बहन मैंने आपके सामने ये बनाई आ आ आ, ठीक है, और एक बहन मैं और बना देता हूं आ आ हा 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 हा। हर किसी के लिए तुझको बनाया है, हर किसी के लिए मुझको तुझसे राबता, तुझको है मुझसे राबता। तो ये दो बहनें हैं। अब इन दो बहनों में से मैं रानी की अगर बात कर रहा हूं तो इन दो बहनों में से रानी वो लड़की है जो टॉल ज्यादा है, यानी कि दोनों में कंपैरिजन हुआ तभी तो बताया। अब दोनों में से कंपैरिजन बता के इस इंसान को ही तो हमने ज्यादा बड़ा देखा, इसका मतलब कंपैरिजन सिलेक्शन की बात से हुआ। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। अगर मैं कहना चाहूं देन द ट्विंस तरुण इज वीक, सर देन नहीं, दो में से अगर एक की बात करते हैं तो ऑफ द ट्विंस, तो तरुण इज वीक ना कहकर हम इसे कहने का काम करेंगे द वीकर। बिटवीन द टू बुक्स, हटाकर इस बिटवीन को हमने चुना ऑफ द टू बुक्स, दिस इज, और यहां पर हम लोगों ने लिखने की कोशिश की द मोर इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हैं कि जब सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो देखो पहले इस अमंग को हटाकर ऑफ हमने चुना। जब सभी की बात हो रही है तो राज सभी में से एक है, तो संख्या दो से ज्यादा समझ आती है, इसीलिए हम लोगों ने लगाया द और उसके बाद मोस्ट। समझ रहे हैं बच्चों, संख्या के आधार पर कंपैरिजन तैयार हो रहा है। एक अगला सवाल, कश्मीर इज विजिटेड इन लेह एंड कश्मीर। तो भैया देखो बड़ा बेतुका लगता है इसे पढ़ना, पर कायदे से समझें तो ये नियम समझ आया कि लेह और कश्मीर में मैंने कंपैरिजन किया और पता चला कि ज्यादातर लोग कश्मीर विजिट करना पसंद करते हैं। तो पहले तो इस इन को हटाया, हमने चुना ऑफ, और जब दो के कंपैरिजन की बात कहें तो इसी विजिटेड से पहले हम लोगों ने चुना मोर। ठीक है बच्चों, अब इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह से। ये वजह क्या है, ये वर्ब एडवांस हमें समझाएगा। तो इस सारी की सारी कहानी के पीछे एक नियम काम करता है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। एक बार फटाफट से इस बात को देख लीजिए, फिर शुरू करते हैं अगली कथा को। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातचीत आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके समझ ली होगी। चलिए बच्चों आगे लेकर चल लेते हैं इस बात को। आइए एक बात आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं।
मैंने आपके सामने दोस्तों कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग तैयार करेंगे एंड आई फील आप लोगों को अटेंटिवली ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस आप लोगों की पीडीएफ अपलोडेड है, आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को सोल्व भी करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। कुछ लेवल तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को तैयार कर लिया है, अपना लेवल अचीव कर लिया है, फिर चीज़ों को आगे हम समझेंगे। देवियों देवताओं, मेरे सामने सबसे पहला एक क्वेश्चन लिखा नजर आया, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। राम का कंपैरिजन हम कर रहे हैं शाम के साथ। ये लिखा जो है हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री, और ये शब्द है जो कंपैरिजन की मदद के लिए तैयार किया गया है। ये क्या, इसे हम आगे समझेंगे। इनफैक्ट ये जो लिखा है हमारे सामने सब्जेक्टिव केस, और ये भी जो लिखा है हमारे सामने सब्जेक्टिव केस, यानी कि राम का कंपैरिजन किसी श्याम नाम के लड़के से हुआ। हमें इस लिखे सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। आप चाहो तो इस शाम के बाद इस लिखें, चाहे ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो कहानी बड़ी अजीब है। राम का कंपैरिजन हम लोगों ने किया एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं राम का कंपैरिजन कर रहा हूं उसी की कैटेगरी से, बड़े ध्यान से समझना। मैं राम का कंपैरिजन कर रहा हूं उसी की कैटेगरी से। अब आप अगर उसी की कैटेगरी से कंपैरिजन कर रहे हो तो नाम का स्पष्ट नहीं पता बात किसकी कर रहे हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में राम का कंपैरिजन मैंने श्याम के साथ किया, ये कंपैरिजन तो मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, दो इंसानों के बीच कंपैरिजन है। लेकिन अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की मैं बात करना चाहूं तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं, कंपैरिजन तो कर रहे हैं, पर हम राम का कंपैरिजन कर रहे हैं किसी क्लास के किसी भी स्टूडेंट के साथ। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें। मान लो यहां जो लिखे हुए शब्द क्लास को मैं पिक्चर से रिप्रेजेंट करना चाहूं, और हमारे सामने कुछ ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं अगर कहने की कोशिश करूं एनी स्टूडेंट, तो इस एनी स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्टूडेंट। इस बात को दूसरे तरीके से समझें, जैसे कि मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर मैं कुछ पेन इकट्ठे कर लेता हूं। मैंने अपना पेन, आपका पेन, इनका पेन, इनका पेन, सबका पेन रख दिया, ठीक है, और आपका भी पेन लिया और उस बैग में रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि भैया इस बैग में से कोई भी एक पेन निकाल लो, जो पेन तुम निकालोगे वही पेन तुम्हारा, तो आपका दिमाग खराब होगा इस बात को सुनकर। आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है कि जो पेन मैं निकालूं वो पेन मेरा ही हो, फिर इस चैलेंज का, इस कॉन्टेस्ट का क्या फायदा। बात तो तब सेंसिबल है कि जब इस बैग के अंदर जितने भी पेन हो उसमें से मेरे पेन को आप पहले ही बाहर निकाल के रख दें, तभी तो बचे हुए पेन से मैं ताल्लुक रख पाऊंगा। इस बात को ही यहां पर समझने की कोशिश करना। और बात ये समझ आती है, राम का कंपैरिजन में एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूं, राम भी उसी क्लास का स्टूडेंट हुआ। अब राम अगर उसी क्लास का स्टूडेंट हुआ, मान लीजिए मैं इस बच्चे से राम का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जिस एनी स्टूडेंट का मैं जिक्र कर रहा हूं वो राम भी तो हो सकता है। इसका मतलब इस कंपैरिजन के ताल्लुक में से मुझे राम को हटाना होगा, और इसीलिए हम इस एनी के साथ एक शब्द को जोड़कर चलते हैं, अदर। बेसिकली इसका जो पर्पस है वो पर्पस है एक्सक्लूड करना। क्या करना? एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, हम राम का कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी एक ऐसे स्टूडेंट से जो इस क्लास में बैठा है पर वो राम नहीं है, ठीक है। राम किसी भी स्टूडेंट से ऊंचा है,
किसी स्टूडेंट का मतलब वो उसमें भी शामिल हुआ। और अगर मैं कहता हूं राम किसी अन्य विद्यार्थी से ऊंचा है, इसका मतलब राम को आपने उस कंपैरिजन से बाहर किया। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। मैंने कहा राम इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। आपकी क्लास के अंदर बॉय का जिक्र हुआ, तो राम भी तो बॉय है, तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं राम का राम से कंपैरिजन कर बैठूं। तो इस मामले में तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ा और इसलिए हमने चुना अदर। अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, राम इज टॉलर देन एनी गर्ल इन द क्लास, तो क्या यहां अदर लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। राम तो किसी लड़के का ही नाम है। अगर राम किसी लड़के का नाम है तो हमें यहाँ पर इसके साथ अदर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़कियों की महफिल में ये तो पहले से ही एक्सक्लूड है, तो यहाँ हमें अदर लिखने की जरूरत नहीं है। कहानी का रूप क्या हुआ? अब मैं इस कहानी के रूप को लिखता हूं। जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और सिमिलर कैटेगरी, जब हम कंपैरिजन करते हैं सिमिलर कैटेगरी से, राम का कंपैरिजन हम स्टूडेंट कैटेगरी से कर रहे हैं, राम खुद में भी स्टूडेंट है। ठीक है जी, तो अगर हम सिमिलर कैटेगरी से कंपैरिजन एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने चुना कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन, और देन के लिए हम लोगों ने यूज किया एनी। एनी हम लोग इसके साथ आगे लिखने का काम करते हैं अदर, और अदर का मेन पर्पज है हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस में किया। और आगे आप लोग इसके बाद मेंशन करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन करने की वजह क्या हुई? क्योंकि आप एक्सक्लूड करते हुए कंपैरिजन एक का एक के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डिसिमिलर कैटेगरी है या डिफरेंट कैटेगरी है, अगर डिसिमिलर कैटेगरी से आप इसको लेकर चलते हैं तो भैया कहानी थोड़ी सी परिवर्तित हुई, और देन के साथ आप लोग सिर्फ मेंशन करने की कोशिश करेंगे एनी और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्योंकि जब ये कैटेगरी ही अलग हो गई तो सर कैटेगरी अलग होने का मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूड करने की क्या जरूरत है, पहले से ही अलग है। ठीक है जी, अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस में, अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस में मैं इस स्टूडेंट को हटाकर और लिखने की कोशिश करना चाहूं यहां पर थिंग, तो क्या अदर लिखने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि राम का कंपैरिजन हम किसी वस्तु से कर रहे हैं, तो राम तो वस्तु है ही नहीं, पहले से एक्सक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, आ जाओ एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये जो जिक्र हम लोग लेके चल रहे हैं, ये जिक्र है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का। ये जिक्र है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का। मैंने आपके सामने लिखा गंगा इज द होलीएस्ट। इस होलीएस्ट का मतलब, ये होलीएस्ट के बाद आगे ऑफ लिखा है, इसका मतलब तो बात वहीं पर पहुंच गई, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। और अगर आप सभी से कंपैरिजन कर रहे हो तो सभी से कंपैरिजन करने की वजह से सुपरलेटिव ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन के लिए ऑफ अपने आप में ठीक। जब आप सभी की सभी, जैसे मान लो मैं सिचुएशन फ्री क्रिएट करता हूं, हमारे इंडिया की नदियों की मैंने एक लिस्ट बना दी, हमारे इंडिया की जितनी भी नदियां हैं मैं उन नदी में से गंगा को निकाल कर कहता हूं कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी यही है। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि यहां पर हम लोगों को अदर लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा नदी इन सभी की सभी नदियों में इंक्लूड है, और उसी को हम लोगों ने चुनकर आगे लिखा। लो जी भाई जी, हमारे पास आ गया एक सुपरलेटिव डिग्री का नियम। हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए चुनते हैं ऑफ, और इस ऑफ के बाद हम लोगों ने लिखा ऑल द प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों, और इसका जो हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है वो इस नियम के आधार पर किया है। ठीक है बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपने देख ली होगी। आप इसे आराम से लिखने का काम करें,
खेल है सुनने का, समझने का। लाइव क्लास का सबसे बढ़िया यही फायदा होता है बच्चों, आप अगर ऑफलाइन मेरे पास पढ़ रहे होते तो भी ये चीजें ऐसे ही चलती हैं कि बड़े ध्यान से सुनते हैं, यहाँ बच्चे देखते हैं, एक एक चीज की बारीकी को सुनने की कोशिश करते हैं। लिखने का काम आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, आप आराम से देख लें। चलिए मेरे भाई थोड़ी बात लेकर चल लेते हैं और आगे। अब जो हमारा जिक्र है दोस्तों, उसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जब सुपरलेटिव डिग्री की हम बात करते हैं तो मेरे भाई कंपैरिजन का जिक्र आया, और कंपैरिजन की संख्या हम लोग लेके चलते हैं 2 से ज्यादा। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम सफिक्स करते हैं EST, या फिर हम सफिक्स करते हैं, या फिर हम इसके साथ जोड़ने का काम करते हैं मोस्ट, या फिर हम जोड़ने का काम करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए लीस्ट। मैं कुछ एक सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखें। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर हम ध्यान से देखें, राखी इज मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल, तो अगर आप देखें तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप लोग हमेशा यूज करते हैं आर्टिकल द। वैसे कहानी में थोड़ा सा फर्क है, वो हमें अगले टॉपिक में समझ आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए एक नियम हमें समझ आया कि अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, ठीक है ना जी, तो अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं नाउन के साथ, तो हम इसके लिए आर्टिकल द साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सेंटेंस नंबर 2 की बात करता हूं, लिखा है करीना इज द माई बेस्ट फ्रेंड, तो कहने में गड़बड़ हुई। आप कहोगे सर जब करीना आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो द लगाने से क्यों स्पेसिफिक बनाया जाए, जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये समझ आता है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ बात करना चाहते हैं किसी भी पॉजेसिव केस की, बड़े ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। जब हम इसके साथ बात करते हैं पॉजेसिव केस की, शायद पॉजेसिव केस को 2 तरीके से हम लोगों ने सीखा। एक हम लोगों ने नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे लगाने की, और एक हमारे पास तरीका है जिसे हम कहते हैं माई, आर, योर एटसेट्रा। शायद ये हम लोग समझ चुके हैं। तो इनकी वजह से मामला स्पेसिफिक हो ही जाता है, इसीलिए हम आर्टिकल द का इनके साथ जिक्र नहीं करते। तो लिखी हुई बातचीत में मैं अगर आपसे सवाल पूछना चाहूं, व्हाट इज होंडा, जवाब आपने दिया ब्रांड, नाउन। ट्रस्टेड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को नाउन से पहले हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। वजह क्या है ये वर्ब एडवांस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ मोस्ट लगाकर हमने इसका तैयार किया सुपरलेटिव डिग्री। इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफेस हम लगा सकते हैं, ये हमने नाउन के दौरान समझने का काम किया था। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, इंडिया का ट्रस्टेड ब्रांड अगर आपसे पूछा गया है तो आर्टिकल द लगाने से कोई खासा फर्क नहीं है। एक बार इससे थोड़ा ध्यान से देख लें, ये नियम कई बार एग्जामिनेशन आप लोगों से पूछ लेता है। मैं आपके सामने 1-2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें।
मैं अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखने का काम करूं तो ये सेंटेंसेस क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनकी फंक्शनिंग है, आइए दोस्तों समझने का काम करते हैं, देखने का, सीखने का काम करते हैं। लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, सेंटेंस नंबर 3 को देखते हैं, आई सॉ द राउंडेस्ट पार्क। अगर मैं इस शब्द को देखने की कोशिश करूं तो भैया ये शब्द मैंने आपके सामने लिखा, पढ़ो जरा, राउंड। तो राउंड का इनफैक्ट इस तरीके से ही आप चित्रण करोगे, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? राउंड का अर्थ हुआ गोल। अरे भाई हाँ है ना। अब अगर मैं इसी के साथ सुपरलेटिव डिग्री बनाता हूं राउंडेस्ट, तो बताओ इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा? इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे हाँ है ना। सुपरलेटिव डिग्री बनाने से अगर फर्क नहीं पड़ता तो सर यहाँ पर जो राउंडेस्ट हमने कहने की कोशिश की, इसकी जरूरत नहीं, राउंडेस्ट कहने की जरूरत नहीं। पार्क एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हटाकर इसकी जगह ए लिखा। बात कुछ समझ आई? मैं फिर से कोशिश करता हूं, ध्यान से देखें। रंजीत वोर द रेडेस्ट शर्ट। मैं अगर कहूं, मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा रेड। रेड का मतलब क्या हुआ? लाल। अरे हाँ है ना। अब अगर मान लो मैं इसी के साथ सुपरलेटिव बनाने की कोशिश करता हूं रेडेस्ट, तो क्या इस शब्द के अर्थ पे कोई फर्क पड़ा? आप कहोगे सर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, रेड मीन्स लाल, रेडेस्ट मीन्स लालम लाल है। खतरनाक हो तुम तो भाई। इसके अर्थ पे सुपरलेटिव बनाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये समझ आता है ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ रेडेस्ट कहना ताल्लुक नहीं रखता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से आर्टिकल ए का यूज करें। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात कर रहा हूं, जो पहले से ही ड्रेसेस परफेक्ट हैं, जब परफेक्ट हो ही गई हैं तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब ये भी हमारे को जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं इन लिखे हुए शब्दों की बात अगर हम करें तो इनका सुपरलेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर इन शब्दों की हम बात करते हैं बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन शब्दों को हम कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ऐसे लिखे हुए एडजेक्टिव्स को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में ही यूज करते हैं। इनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता, इनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। अब ऐसी कैटेगरीज की अगर हम बात करना चाहें तो ऐसी कैटेगरीज हम आराम से याद कर सकते हैं, और इन कैटेगरीज के नाम बड़े ध्यान से देखें, बहुत प्यारे हैं ये शब्द। सबसे पहली बात आती है नेम ऑफ कलर्स। मुझे याद आसानी से हो सकते हैं, अलग अलग रंगों के नाम हो सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, रेड, ग्रीन, किसी भी रंग का नाम लो। हर एक रंग का अपना एक अलग नाम है। इसमें किसी भी कंपैरिजन या सुपरलेटिव बनाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है बच्चों। अगली बात अगली कैटेगरी के साथ जोड़ते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं नेम ऑफ शेप्स। कई तरह की शेप्स हैं। अगर शेप्स की हम लिस्ट बनाना चाहें तो शेप्स की लिस्ट बनाई जा सकती है। जैसे अभी मैंने एक शब्द लिखा था आपके सामने, राउंड, स्क्वायर। अरे भाई गणित तो सभी ने पढ़ा है। राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, सर्कुलर। मैं ये लिखवा क्या रहा हूं समझ पाए? अगर आपके पेपर में लिखा हुआ मिलता है दिस इज द मोस्ट स्क्वायर, अगर कोई आपके सामने ऐसा लिखता है तो सर ग्रामेटिकली वो गलत है। इनका कोई कंपैरिजन नहीं होता भाई। ठीक है। सेकंड के एग्जांपल्स यहाँ लिख दिए हैं मैंने। अब आ जाओ एक अगली कैटेगरी से आते हैं जिसे हम कहते हैं एक ऐसी क्वालिटी जो अपने आप में एक ही तरह से बताए उस क्वालिटी के एक्सप्रेशन को, वन ऑफ इट्स काइंड। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी के बारे में अपने आप में एक ही मीनिंग तैयार करे। जैसे इस कैटेगरी के अगर शब्दों की मैं बात करूं तो मैंने एक शब्द लिखा यूनिक। क्या लिखा बच्चों?
यूनिक होने का मतलब जिस जैसा कोई और ना हो। मैंने एक शब्द और लिख दिया इसी के जैसा आपके सामने, अनमैच्ड। ठीक है, एक शब्द इसी कैटेगरी का और लिख दिया, प्राइम। पेपर आपके सामने लिख कर दे देता है प्राइमेस्ट सिचुएशन, गलत है। प्राइम होने का मतलब मुख्य है, और मुख्य अपने आप में एक ही है। इसी प्राइम का सिनोनिम चीफ, इसी का सिनोनिम हेड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सभी के सभी है वन ऑफ इट्स काइंड, जो अपने आप में एक ही तरह के होते हैं, इन जैसा कोई दूसरा नहीं। थर्ड का एग्जाम्पल इधर, सेकंड के एग्जाम्पल ब्लैक में लिखे हैं। एक और कैटेगरी हम लोग लेके चलते हैं जिसे हम कहते हैं बच्चों ब्रॉड सेंस। क्या लिखा मैंने? ब्रॉड सेंस, यानी कि जिसका अर्थ बहुत बड़े लेवल पर किसी का मीनिंग तैयार करता है। एग्जाम्पल देखें, मैं यहीं पर लिखना चाहूंगा। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब, अरे यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह पर है। अब जो चीज है ही हर जगह, तो आप मुझे सोच के बताएं उसमें कंपैरिजन की गुंजाइश कहाँ बचती है? कहीं पर भी नहीं। यूनिवर्सल के बाद अगर मैं एक शब्द और लिखने की कोशिश करूं आपके लिए, एटर्नल। एटर्नल का मतलब क्या हुआ? शाश्वत, जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। अब जो चीज है रही हमेशा हमेशा के लिए, फिर कंपैरिजन कहाँ से निकालोगे भाई उसमें? एटर्नल के बाद एक और शब्द हम लिखने की कोशिश करें, कंप्लीट। कंप्लीट का अर्थ क्या हुआ? अरे जो चीज है ही कंप्लीट, तो उसमें कंपैरिजन कहां से निकालोगे यार? ठीक है ना, कंपैरिजन नहीं होता इन शब्दों में। मैंने एक शब्द और लिखा आपके सामने, WHOLE, होल, पूर्ण। ठीक है बच्चों, ब्रॉड सेंस की बात करते हैं ये शब्द। मैं अगर कहने की कोशिश करूं आइडियल, आइडियल हम किससे कहते हैं? आदर्श। आदर्श एक ऐसी चीज होती है जिसे आप कहीं पर भी पेश कर लें, हर जगह पर उसका एक ही अर्थ बनता है। इज माई पॉइंट क्लियर? तो बच्चों ये थोड़ा ध्यान रखना, इन कैटेगरीज को हम कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। इनका कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं। 4 हिस्सों में बांटा, एक बार फिर मेरे सामने बोलना। नेम ऑफ कलर्स, दूसरी बात हुई नेम ऑफ शेप्स, तीसरी बात हुई वन ऑफ इट्स काइंड, एक ऐसी क्वालिटी जो अपने आप में एक ही अर्थ तैयार करे। ब्रॉड सेंस जिसका अर्थ क्वालिटी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा हो। इन शब्दों को, इन कैटेगरीज को थोड़ा ध्यान से देख लें, फिर चलते हैं आगे। इन चारों की चारों कैटेगरीज का ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत दूर तक मदद करती हैं। कई सारे क्वेश्चंस इनके आधार पर जुड़ते चले जाते हैं। एक बहुत प्यारी कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक सवाल लिख रहा हूं। बड़े ध्यान से देखें, समझें इन सवालों के अंदर कितना सारा गणित घूमता है। आज मेरे दोस्तों, मेरे साथ इन शब्दों, इन सवालों को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना।
मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस तैयार किए हैं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। अब अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस को कायदे से मैं समझने की कोशिश करूं तो बहुत प्यारी बात समझ में आती है। मैं इस बातचीत को समझने के लिए एक पुराना सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना, ये बहुत दूर तक मदद करेगा। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। ठीक है बच्चों, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो राम का कंपैरिजन किससे हुआ? श्याम। कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई? स्ट्रॉन्गर। मदद कौन कर रहा है? देन। अब अगर मैं इसे थोड़े ध्यान से समझने का काम करूं तो भैया मैं इसके लिए चित्र बनाना चाहूंगा, और ये हुआ हमारे सामने आपका राम, ये हुआ आप लोगों का राम। अगर मैं इधर बनाने की कोशिश करूं तो ये हुआ आप लोगों का श्याम। यही तो है इस मीनिंग का चित्रण, है ना? तो बात अगर मैं ध्यान से समझूं तो गणित हमें समझाता है कि आप यहाँ पर सिंबल बना दें। शायद बचपन में हमने सिंबल से मुलाकात की थी और इसे हम कहते थे ग्रेटर देन। अगर ध्यान से समझें तो ग्रेटर देन भी अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री ही है ना? अब अगर मान लो इस सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाए, यहां तो हमें पता चला कि राम ज्यादा ताकतवर है, श्याम कम है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि यहां से श्याम ने थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू की और ये रहा आप लोगों का श्याम, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अब क्या करोगे? आप कहोगे सर यहाँ तो मामला ही बदल गया, और मामला ये बदल गया कि यहाँ पर ये सिंबल ना रहकर अब सिंबल आ गया है कौन सा? बोल नहीं रहे हो सर? यानी कि जितना स्ट्रोंग राम उतना ही स्ट्रोंग आपका श्याम। अरे हाँ है ना? यानी कि एक ही क्वालिटी दोनों के अंदर एक समान है। अरे हाँ है ना? एक ही क्वालिटी दोनों के अंदर एक समान है। इसे बताने का तरीका थोड़ा सा हम लोगों को बदलना पड़ा, और इस बातचीत को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक बड़े प्यारे से पेयर को। देखो ध्यान से, एज। इसी के जैसा एक और पेयर हम तैयार करते हैं, सो एज। अगर हम इसके रणनीति तैयार करें तो एक ही क्वालिटी दो सब्जेक्ट्स में हुई। इसका मतलब इधर भी हमारे सामने लिखा हुआ सब्जेक्टिव केस, इधर भी लिखा सब्जेक्टिव केस। कंपैरिजन किससे कर रहे हो बच्चों? सब्जेक्टिव केस के साथ, है ना? जब एक ही क्वालिटी इन दोनों में है तो लिखी हुई बातचीत इनके बीच में कौन सी आनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। जब इनके बीच आ रही बातचीत पॉजिटिव डिग्री है तो समझ आ रहा है कंपैरेटिव डिग्री का लेना देना नहीं, तो आने वाले शब्दों में हम देन का जिक्र नहीं, टू का जिक्र नहीं, ऑफ का जिक्र नहीं। खत्म होगी बात यहीं पर। अब इनका एक और फर्क हम समझने का काम करें तो भैया एज का पेयर हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस में, सो एज का यूज हम करते हैं सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में। वजह क्या, ये अगले किसी टॉपिक में मैं समझाऊंगा। एज का पेयर पॉजिटिव डिग्री लेता है दोनों तरह के सेंटेंसेस में, सो एज का पेयर पॉजिटिव डिग्री लेता है सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में। अब ये तो हो गया हमारे सामने एक पहला नियम। अब मैं समझना चाहूंगा, राखी इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन इज। जितनी इंटेलिजेंट राखी उतना ही इंटेलिजेंट रोहन। तो दोनों एज और एज के बीच में लिखी गई ये है अपने आप में पॉजिटिव डिग्री। व्याकरणिक तौर पर ये सेंटेंस अपने आप में सही। कंफ्यूजन किस बात की है? कंफ्यूजन इस बात की आ रही है सामने कि कंपैरिजन हो भी रहा है और कंपैरिजन नहीं भी। जितनी इंटेलिजेंट राखी उतना ही इंटेलिजेंट आपका रोहन। दोनों के अंदर ये क्वालिटी एक समान है। लग रहा है कंपैरिजन हो रहा है पर हकीकत में कोई कंपैरिजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। लिखा है श्रेया इज एज वीकर देन आई एम। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, हटाओ इस एज को और ये कहानी आपके सामने बिल्कुल ठीक जा रही है। अरे हाँ है ना, कंपैरेटिव डिग्री देन के साथ मामला खत्म। दूसरा तरीका इसको ठीक किया जा सकता है इतना कहकर कि सर यहाँ लगाओ एज, आगे लिखा आपने वीक, आगे लिखा एज, और कथा आपकी बिल्कुल ठीक चली जाएगी।
अरे हाँ है ना, तो दो में से कोई भी एक तरीका अपनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, लिखा है शी सीम्स सो सिंपलर एज आरुष इज। पहली बात तो ये कि सो के साथ और एज के साथ हम सिंपलर का जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल पॉजिटिव डिग्री मेंटेन करेंगे। दूसरी बात, इस सो का जिक्र हम लोग यूज करते हैं जब सेंटेंस कैसा हो, लेकिन ये तो सेंटेंस पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो इसके पेयर को हमने ठीक किया, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री, आगे क्या लिखा, एज। सेंटेंस नंबर 4 पर कॉमन सेंस लगाएं। लिखा है मेरे सामने सेंटेंस, देवकी इज इक्वली एज स्मार्ट एज नीरू इज। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, अगर इस बात को हम यहाँ तक पढ़ते हैं तो मीनिंग हमें समझ आया कि जितना स्मार्ट देवकी उतना ही स्मार्ट नीरू है, हाँ या ना। तो फिर इस इक्वली को कहने की क्या कोई जरूरत है? यकीनन इसकी जरूरत नहीं। ये हुआ हमारा सुपरफ्लॉस क्वेश्चन तैयार। लो जी बच्चों, यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ। कभी कभी इन्हीं के साथ हम लोगों को लिखा हुआ नजर आता है एक शब्द इक्वली। कायदे से अगर हम देखें तो हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो क्वालिटी हम लोग पेश कर रहे हैं ये दोनों के अंदर एक बराबर है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब मैं आखिरी सवाल पर काम कर रहा हूं, इसे भी थोड़ा ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमारे सामने आया, लिखा है हमारे सामने, शी इज हैप्पी इफ नॉट हैप्पियर देन नरेश इज। मैं इस लिखे सेंटेंस में पहले कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं, सिर्फ उतना ही अपने आप से पढ़कर देखें। नरेश इज हैप्पियर देन, सॉरी, शी इज हैप्पियर देन नरेश इज। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई, कोई परेशानी नहीं। मैं अब रेड लाइन से आपके सामने इस लिखे हुए सेंटेंस को ओवरलाइन करूंगा, शी इज एज हैप्पी नरेश इज। कोई गड़बड़ हुई? आप कहोगे सर कंपैरिजन में एज के बाद ये लिखी पॉजिटिव डिग्री, लेकिन इस एज का पेयर बनाने के लिए हम लोगों के पास किस चीज की कमी रही? एज। तो यहीं से हमारा एक तीसरा क्वेश्चन तैयार होता है, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो एक ही सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव डिग्री और इसी के अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। अगर मैं लॉजिकली इसको समझने का काम करूं तो नियम तैयार हो गया कि एज के साथ पॉजिटिव डिग्री एज के साथ हमने मेंटेन की। आगे हम लिखे हुए इसी सेंटेंस में देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री चाहे देन के साथ चाहे टू के साथ, वी रियली डोंट केयर। और इन दोनों को स्प्लिट करने के लिए ऐसे शब्दों का हम लोगों को जिक्र लिखा मिलता है। देखो पढ़ो क्या लिखा, इफ नॉट की जगह क्या लिखा मिलता है, और, या फिर इसी की जगह अगर हम समझने की कोशिश करें क्या लिखा मिलता है। तो ऐसे कोई भी शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही सेंटेंस के अंदर हम दोनों डिग्रीज का यूज कर सकते हैं। तो 3 बातें हम लोगों ने समझी हैं दोस्तों। कंफ्यूजन कितनी प्यार से पूछता है पेपर, इसे ध्यान से देखें और समझें। मुझे लगता है बच्चों आप लोगों ने ये कहानी यहां पर लिख ली होगी, समझ ली होगी। चलिए कई सारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रेडीमेड क्वेश्चंस भी हैं। इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, द
cost of living is growing high। अब ग्रो का मतलब क्या हुआ? ग्रो का मतलब है कोई चीज बढ़ रही है, तो हाई ना कहकर हाइयर एंड हाइयर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर हम इस सेंटेंस के आधार पर समझने की कोशिश करें तो ये बताने की कोशिश कर रहा है इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट भी कौन सा हुआ? ग्रेजुअल। ठीक है, इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो सकता है। इंक्रीमेंट का मतलब जो चीज लगातार बढ़ती जा रही है या लगातार घटती जा रही है। तो इस तरह की मामले के अंदर हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो ग्रो, ठीक है, ऐसे शब्दों के साथ ही हम लोगों को दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री यूज करने की इजाजत होती है। ये एक रेडीमेड क्वेश्चन है, अगर हम कहना चाहें तो इम्प्लाइड होते हैं ये कंपैरिजन। एक सवाल और जो अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया, मैं किस देश का नाम लिखूं यहां पर? नो कंट्री इज मोर करप्ट देन सीरिया लिख दूं? मैं कंट्री का किसी से बायस्ड नहीं हूं, मैंने वैसे ही नाम लिख दिया है आपके सामने। मैंने एक सेंटेंस लिखा, नो कंट्री इज मोर करप्ट देन सीरिया। अगर मैं इस सेंटेंस को ध्यान से देखूं तो इस सेंटेंस के अंदर एक दिक्कत आ रही है। आपने यहां सेंटेंस लिखा नो कंट्री, उसके बाद आपने कंपैरिजन मेंशन किया मोर करप्ट देन सीरिया। इसका मतलब आपके इस लिखे हुए हिस्से को अगर मैं देखूं तो कोई कंट्री है ही नहीं। अरे जब कोई कंट्री है ही नहीं तो आगे कंपैरिजन कैसे मेंटेन कर सकते हो? तो इसका मतलब इस लिखे सेंटेंस में कंपैरिजन मेंटेन करना होगा, तो नो कंट्री इज मोर करप्ट देन सीरिया। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में कंपैरिजन करने के लिए मुझे सीरिया को तो एक्सक्लूड करना होगा। तो सीरिया को एक्सक्लूड करने के लिए ही ये पेपर ने दिया है, अभी रिसेंट पेपर हुआ था कोई DSSS बोर्ड का, एक बच्चे ने मुझे बताया तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो नो कंट्री कहने का मतलब तो कोई कंट्री बची ही नहीं, तो सीरिया भी क्यों जिक्र में आ रहा है? तो इसका मतलब सीरिया को हमें कंपैरिजन से बाहर करना होगा। तो नो अदर का मतलब समझ में आ रहा है कि सीरिया को हटाकर बाकी ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो ज्यादा करप्ट हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। दोस्तों आप सभी के लिए PDF अपलोडेड है, अभी उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी हैं जिनको हम लोग समझने का काम करेंगे अगली क्लास की शुरुआत में। आज आप लोगों के लिए कुछ जीतने का कंटेस्ट लिखा हुआ है शायद, हाँ या ना? आज आप लोगों के लिए कुछ जीतने के लिए करियर विल का एक धमाकेदार गेम शुरू होने वाला है, और करेक्ट 10 बजे आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। शायद आप इसे देख सकते हैं, और इसमें आप हर सेकंड के हिसाब से पैसे जीत सकते हैं। बेसिकली ये पैसे जीतने का ये कोई पर्पस नहीं है कि आप लोगों को फाइनेंशियल यहाँ पर कुछ चीजें दी जा रही है, नहीं। ये एक इंटरनल मोटिवेशन है। ये एक ऐसी मोटिवेशन है जो धीरे धीरे आपके जहन में जब बैठती है तो आपको लगता है कि हाँ हमारी पढ़ाई सक्सेसफुल है। ये एक मोटिवेशनल है एक्टिविटी। तो बच्चों करेक्ट 10 बजे ये आप लोगों के साथ शुरू होगा। मैं आपके लिए थोड़ी सी बातचीत का समय इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप अपना माइंडसेट तैयार करें। ठीक है सर, 2 मिनट के लिए कमेंट्स लगा दीजिए, मैं दोस्तों को देखना चाहूंगा प्लीज। वेरी गुड, चलिए फटाफट से 2 मिनट के लिए आ जाएं। चलिए फटाफट से अपने दिल की बातें कह दें, फिर उसके बाद हम आपको विदाई देंगे और आप अपनी कहानी को अगली क्लास अपनी कहानी को लेके चलना चाहेंगे। श्याम बाबू अगली क्लास में लेके चलेंगे इस बातचीत को। देख लिया हमने, बार बार लिखने से मैं आपके दिल को देख रहा हूं, घबराहट है। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू।
चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अब समय देता हूं, अपना माइंड सेट ओके कर लीजिए। अब आप अपनी क्विज के लिए तैयार हो जाइए। 10 बजे होगा एक बहुत बड़ा धमाका करियर फिल पे तेरे साथ। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े कोई। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।